हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सारी चीज़ों को इसमें देखा। फिर लोहे के जो औजार और खेती हैं उनके विषय में हमने गौर करके पढ़ा कि लोहे के औजारों ने कैसे हमें आपका खेती में मदद की और कैसे उत्पादकता बढ़ी। इसके विषय में हमने अपने चैप्टर में बहुत जो है गौर करके आपका देख लिया था। ठीक, ये हमको देखना था। कृषि उत्पादन के बढ़ने के लिए उठाए गए अन्य कदम और सिंचाई कि कौन कौन से कदम हैं, क्या चीजें हैं, कैसे उठाए गए हैं, इन सभी के विषय में जो कदम है ये हमको आपका एक एक गौर करके इनको सबको देखना था और इन पर हमें आपका बात भी करनी थी। ठीक, और इन्हीं को हम गौर करके आपका देखने वाले। दूसरा ध्यान दें आप सभी, इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई के आए परिवर्तन दिखाई देंगे कि क्या परिवर्तन है, कैसे चेंजेस है, क्या चीजें मिलेंगी। इन सभी को हमें आपका देख लिया। गांव में कौन थे, ये भी हमने देखा कि गांव में कौन रहते थे, उनके विषय में हमने पढ़ा, उनके विषय में हमने बात करी कि गांव में कौन रहते थे। ठीक है, ग्राम भोजक क्या थे, प्राचीन में तमिलों की रचना क्या थी, कैसे इन्होंने रचना की, इन सभी के विषय में देखा। और बेसिकली आज हम क्या कहती हैं कहानियां, यात्रा विवरण, हम थोड़ा सा इसके विषय में हम देख चुके थे। एक निर्धन जो आपका चतुराई व्यक्ति था उसके विषय में, एक व्यक्ति था और कहानी को हमने पढ़ा कि उसके पास मरे हुए चूहे से अलग और कुछ भी नहीं था। कैसे उसने एक मरे हुए चूहे से 1000 सिक्के कमाए हैं, इसके विषय में हमने आपका पूरी स्टोरी को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और उसको देख लिया था। ठीक, फिर हमने देखा कि दिल्ली में एक हमको वायल कूप मिला है, ठीक, और सांची की एक मूर्ति कला मिली है। और हमने दिल्ली के वायल कूप को हड़प्पा जल व्यवस्था की निकासी से कैसे डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमको देखना था। और मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि इस वायल कूप में और उन वायल कूप में कितना अंतर था और ये अंतर आपको कैसे देखने के लिए मिलेगा। आप इसको बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत अच्छे से आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों समझ सकते हो। ठीक, फिर हमें क्या मिला था, कुछ हमको सांची में बनी कुछ स्ट्रक्चर रूप में कुछ इस तरह की पेंटिंग हमको मिली थी जिसको हम गौर करके आपका देख रहे थे। आगे बढ़ने के विषय में देखना है। देखिए, कल हम सबसे पहले हम बात कर रहे थे, ये मैंने आपका छोड़ दिया था थोड़ा सा, बेरी गाजा। बेरी गाजा जो है आपका भरूच का यूनानी नाम है। ठीक, जो यूनानी लोग थे वो भरूच बंदरगाह को बेरी गाजा बोलते थे। ठीक, ये आपको समझना चाहिए। बेरी गाजा एक सकरी खाड़ी समुद्र में आने वाला नाव चलाने में बहुत मुश्किल होता था। देखिए, सकरी मतलब होता है पतली। क्या मतलब होता है, सकरी का मतलब पतली होता है। ठीक, तो जहां सकरी समुद्र खाड़ी हो वहां पर नाव चलाना तो मुश्किल होगा ही, लेकिन राजा द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे यहाँ जहाज ला सकते थे। कह रहे कुछ ऐसे आपके कुशल और अनुभवी क्या थे, मछुआरे थे जो क्या कर सकते थे, यहाँ जो था जो जहाज है वो जहाज आपका ला सकते थे। ये हमको देखना है। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी के दांत, गोमेद, कलथन, सूती कपड़ा, इत्र, यहाँ तक कि निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, अच्छी औरतें और अच्छी शराब, अच्छे महीन कपड़े, यानी कि जो जो जहां से जो होता था वो सारी ट्रेड क्या आती थी, इन क्षेत्रों से हो रही थी। इन जगह से जो था ये सारी ट्रेड आपका हो रही थी। तो इसको देख लीजिए, बात करिए कि कहां पर क्या ट्रेड था, कैसा पॉइंट था, इन सबको आप समझ सकते हैं। देख लिया आपने, चलिए
अब आहत के सिक्के, ये बड़ा कॉमन है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, एक बार मैं सीडीएस का पेपर दे रहा था, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम का। तो वहां एक क्वेश्चन पूछा गया, आहत क्या होता है। उसमें पूछा गया चित्रकला है, सिक्के हैं, कोई मूर्ति है, या किसी जगह का स्थान है का नाम है। और ये क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया। क्लियर है? तो इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि बहुत सारी चीजें एक दूसरे से बड़ी लिंक होती हैं, और आज जो हमने चीजें पढ़ी हैं भविष्य में जरूर काम आती हैं। इसलिए मैं सबको गौर करके बोलता हूं कि आपको ये सारी चीजों पर पढ़ना चाहिए, इन सारी चीजों पर विशेष कर गौर करना चाहिए, ताकि आपको ये सारी चीजें कैसी हो जाएं, बहुत स्पष्टता और बहुत अच्छे से ये जानकारी जो है हम इनको देख लें, हम इनको सीख लें, हम इनको पा लें, हम इनको बात कर लें, ताकि इनमें कोई भी कंफ्यूजन जो है आपका किसी प्रकार का जो है नहीं रहे, और ना ही कोई कंफ्यूजन बने। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार और गोलाकार भी होते थे। यानी आयत के रूप में भी मिलेंगे, वर्गाकार भी मिलेंगे और गोल भी मिलेंगे। और क्या थे? धातु की चादर को काट के या धातु को चपेट गोलिकाओं से बने होते थे। पर इन पर कुछ लिखा नहीं हुआ है, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह छपाए गए हैं, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहलाए। यानी इन पे कुछ लिखा नहीं गया है, इन पे क्या है, जो भी है वो आपका ठप्पा लगा हुआ है। क्या है? ठप्पा लगा हुआ है, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहलाए। ठीक, ये सिक्के उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में, अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे, और ईसाई की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलित है। और ये सारी चीजें क्या हैं, आपस में हमें ये सारी चीजें, आपका जो प्रचलन है ये हमको दिखाई दी। ठीक, देख लिया आपको क्या हुआ, इन सब का जो प्रचलन है वो हमें दिखाई दिया। सिक्के, प्रश्न 82 पर दी गई कहानियों में तुम देखोगे किस तरह के सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे। और क्या है, देखिए बहुत सारे सिक्के मिले हैं, लेकिन उन बहुत सारे सिक्कों में अगर मैं सबसे पुराने सिक्कों की बात करूं, तो जो ये सिक्के हैं ये ही सबसे पुराने सिक्के हैं। क्या है? ये ही सबसे पुराने सिक्के हैं। यह आपको बिल्कुल जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। जो करीब 500 साल पहले चले थे, इसका चित्र दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृति आहत कर दिए गए कारण इन्हें आहत सिक्के कहा गया। कह रहे चांदी पर, तांबे पर, सोने के सिक्कों पर छपे गए थे, इसलिए इनको आहत सिक्के जो है कहा गया है। इनकी इमेज जो है आपके सामने है। आप इन एक बार गौर करके देखिए कि जो हमने सिक्के अब तक पढ़े हैं उन सिक्कों से ये कैसे डिफरेंट है। आप इन सिक्कों को पहचान सकते। देखा? चलिए, अब विनिमय के अन्य साधन, और आप देख चुके हैं कि विनिमय का माध्यम क्या है, कि वस्तु के बदले वस्तु को ट्रांसफर करना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। चलिए, अब कौन बच्चा खड़ा होगा किसी भी स्कूल से माइक लेकर पढ़ने के लिए? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए। लंबे लंबे रास्ते चांदनी की सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने के सिर्फ सन्नाटा रह जाता है।
समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। व्यापारी किस चीज से इसका विनिमय करते हैं? नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा मानचित्र 7 पृष्ठ 105 को देखो। यह 25,000 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरियों बुनने वालों, माला बनाने वालों और यंत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के लोग के व्यवसायों की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसायों के नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरस्थलों में शिल्पों के लिए नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मथुरे इसके प्रसिद्ध केंद्र थे, जहां स्त्री पुरुष दोनों का काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का विवरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लगभग के लिए किया जाता था। इससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले का लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था। चलिए बैठ जाइए। आप कह रहे हैं कि विनय का मतलब है एक्सचेंज आपका पैटर्न। देखिए आज के समय में हम क्या करते हैं, हम कुछ पैसा देते हैं और पैसे के बदले में कुछ वस्तु खरीदते हैं। यही चल रहा है ना हमारा सिस्टम। वस्तु विनिमय जो प्रणाली है वो क्या है, बेसिकली यही है कि हम कुछ पैसा देते हैं और पैसे के बदले में हमें कुछ आपका मिलता है। ठीक। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ें
कह रहे हैं कि खेतों के सफेद धान गाड़ी पर लदे जा रहे हैं। अब धान है, धान सफेद है, आपके लदे जा रहे हैं। नमक के रास्ते कह रहे लंबे हैं, और कह रहे चांदनी सी सफेद रात पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट ना जाए। देखिए, धान की लंबी गाड़ियां हैं, नमक के लिए बहुत लंबे लंबे आपके रास्ते हैं, और रात कैसी है, चांदनी ने पूरा सब कुछ सफेद कर रखा है, और अपने परिवार को समेटे हैं, और ऐसा लग रहा है कहीं छूट ना जाए। और शहरों से नमक के सौदागर यूं चले जाने के लिए सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। जब नमक के सौदागर शहरों से वापस चले जाते हैं तो वहां क्या बचता है, केवल सन्नाटा बचता है। बेसिकली अभी हम बात करेंगे नगर की, और नगर में लिखा है अनेक गतिविधियों के केंद्र। कि शहर में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी थी जो होती थी, उनमें कुछ ना कुछ आज भी आप शहरों में देखते हैं कि शहरों में बड़ी बड़ी यूनिट लगी होती हैं, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, हॉस्पिटल, शॉप, बहुत कुछ होता है। गांव में नहीं होता तो हम कहां जाते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं। देखिए, अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण होते हैं। अब एक इसमें ऐसा ही बात करिए नगर की, जिसका नाम है मथुरा। क्या नाम है आपका, मथुरा की हमने बात करी। एक 2500 साल से भी ज्यादा समय में यह एक महत्वपूर्ण नगर था, यानी कि बहुत पुराना शहर है, और यहाँ ट्रांसपोर्ट भी बढ़िया है। देखिए, बताया है आपने, जैसे पढ़ा है, इतना पुराना है, यातायात अच्छा है, और व्यापार के 2 प्रमुख रास्तों पर स्थित था। कौन कौन से रास्ते थे, एक रास्ता था उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, और दूसरा था उत्तर से दक्षिण की ओर। शहर के चारों ओर आपके किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान, पशुपालक शहरों में रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन कला का केंद्र था। क्या था, मथुरा एक बेहतरीन कला का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी बना। आप अगले विषय में पढ़ोगे कुषाणों के विषय में। ये वही कुषाण हैं जिनके डर से चाइना की दीवार बनी हुई। आप देखते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आप लोग पढ़ोगे, आपको मौका भी मिलेगा देखने के लिए। तो ये कुषाणों के डर से ही क्या करी थी, चाइना के शासक ने पूरी चाइना की तरफ आपका दीवार कर दी थी, ताकि कुषाण जो राजा हैं वो चाइना पर कभी अटैक ना कर सकें। इसलिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को आपका बनाया गया। ठीक, इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण मंदिर की एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और कह रहे हैं यहाँ पर क्या है, आपके कृष्ण मंदिर है, और आप देखते हैं मथुरा में आपका कृष्ण भक्ति परंपरा कैसी है, बहुत प्रचलित है। मथुरा में प्रस्तर खंडों, मूर्तियों के अनेक अभिलेख हैं। आमतौर पर ये संचिव अभिलेख हैं जो स्त्री और पुरुषों द्वारा दोनों मठों को मंदिर में दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वालों, माल बनाने वालों, इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। यानी कि यहाँ हर प्रकार की जो भी एक्टिविटी थी इस शहर में थी। ठीक, चाहे आपका इत्र क्यों ना बन रहा हो, कह रहे हैं इत्र भी क्यों ना बन रहा हो। ठीक, आप देखिए कभी कभी आपको मध्यकाल में पढ़ने को मिलेगा कि हमीदा बानो बेगम ने इत्र से मतलब थी, लेकिन हमीदा बानो बेगम की अगर कहानी सुनो तो लगभग वो 250-300 साल पुरानी है। लेकिन हमारे पास इत्र बनाने की विधि 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अभी पढ़ रहे हो ना कि इस समय क्या होता, इत्र भी बनता था। क्लियर है, इत्र आपका परफ्यूम की अलग क्वालिटी होती है। इत्र क्या होता है, मतलब आप ही माने जो आज आप ड्यू वगैरह, बॉडी स्प्रे जो आप कुछ यूज करते हैं, उससे पहले इत्र था। इत्र क्या था, चमेली वगैरह इनके फूलों में से भी फूलों का जो रस होता था उसको फर्मेंटेशन करके हम लोग क्या करते थे, इत्र को निकालते थे। ठीक, ये सारी चीजें मथुरा में 2000 साल पहले से ही प्रचलित थी। ठीक, अब कह रहे हैं कि जो है कि शिल्पकार हैं, जो मूर्ति बनाने वाले हैं, वो क्या थे। देखिए, पुरा स्थलों में हमें बहुत सारे नमूने मिले हैं। मिट्टी के बहुत पुराने पतले बर्तन और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें आपके काले चमकीले पात्र कहा गया, क्योंकि यहाँ ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ठीक, ध्यान रखें कि कुछ अवशेष ऐसे हैं जो अभी तक आपका नहीं बचे हैं, और हमको बहुत सारे आपके मिले भी नहीं।
कपड़े का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है और कपड़े के लिए भारत में 2 स्थान बड़े प्रचलित रहेंगे। आज भी देखिए, आपको ज्ञात होगा उत्तर प्रदेश में जगह है आपकी वाराणसी, और वाराणसी की सिल्क की साड़ियां बड़ी फेमस है। और अगर इससे भी अच्छी क्वालिटी की कहीं आपका साड़ी मिलती है या इसके कंपैरेटिवली, तो दक्षिण भारत में मदुरै, यानी कि जो वर्तमान में मदुरई है, मदुरई में और कांचीपुरम में और तमिलनाडु के बहुत सारे शहर हैं जहां हैंडमेड साड़ियां, यानी कि रेशम की जो साड़ियां हैं, हाथ से निर्मित साड़ियां बड़ी फेमस, जिनको बोलते हैं सिल्क की साड़ी। क्लियर है? तो वाराणसी और आपके मदुरै में जो साड़ियां हैं आज से 2000 साल पहले से बनती आ रही हैं और आज तक इन जगह पर बड़ी फेमस है, बड़ी प्रसिद्ध है। ठीक? और कह रहे हैं यहां स्त्री पुरुष दोनों ही काम करते थे, और ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री काम कर रही, नहीं, दोनों ही यहां आपका काम किया करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बना लेते थे। क्या करते थे? संघ बनाते थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकार की श्रेणी का काम था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का विवरण करना, जबकि व्यापारी श्रेणी का व्यापार का संचालन करते थे। श्रेणियां बैंके के रूप में काम करती थी। यहाँ लोग पैसे जमा रखते थे, इस धन का निवेश लाभ के लिए किया था, उसी से मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा जाता था या फिर मठ आदि धर्म के संस्थानों में दिया जाता था। ठीक? चलिए, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटे आपका? माय नेम इज प्रतिज्ञा। चलो प्रतिज्ञा बेटे, आप पढ़ना प्रारंभ करो। सूत काटने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम से विधवाओं, अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती है, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता है, जहां वह प्रशिक्षण मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है, यह इधर उधर की बातें करता है, वो तो उसे सजा मिलनी चाहिए। और अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता
सकता था। का, क्या काम करने के दौरान महिलाओं की मुश्किलें झेलनी पड़ती थी। ठीक है, बैठ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आज हमने हमारी जीजीएसई ऋषिकेश की बच्चियों ने चैप्टर में पढ़ा कि आपका सूत काटने और उसके बुनने के क्या नियम थे। ठीक, इसका जो अवलोकन है इसको जब हम अच्छे से पढ़ समझेंगे, आपका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है, दूसरी कक्षाएं हैं, उन पर आप ध्यान देंगे। और देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज मैंने कुछ कहा और जीजीएसई ऋषिकेश की बच्चियों ने उसको फॉलो किया। जैसे कि एक पूरा हमने आपका पैराग्राफ पढ़ा, उसमें 2 बच्चियों ने खड़े होकर हिस्सा लिया। ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप अगर मिलजुल कर पढ़ेंगे, इस तरह से काम करते रहेंगे, तो मैं नहीं मानता कि आपके सामने कोई भी चैलेंज आ सकता है और आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह से करते रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।